बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, इसके साथ साथ जायजा भी लेंगे। कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे कि मुज़ाकरात खत्म होने का नुकसान किसको होगा और फायदा किसको होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर मुज़ाकरात शुरू करेगी कि जिस तरीके से इमरान खान साहब की तरफ से मुतालबा आया है कि अगर 28 जनवरी तक उनकी टीम को उनसे मिलने दिया जाता है तो मुज़ाकरात का आत्मी फैसला किया जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद है कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, मुज़ाकरात का एक इख्तिताम ही हम समझे कि तकरीबन हो गया है। पहले भी कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आप एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की हैसियत से क्या समझते हैं, नुकसान किसका हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या हुकूमत का? और एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि हुकूमत संजीदा नहीं थी, हमारी ख्वाहिश का, हमारी कोशिश का मजाक उड़ाती रही। अब इमरान खान साहब कहते हैं 28 तक अगर मिलने दिया जाएगा तो जो है वो शायद मैं सोचूं कि मुज़ाकरात का हतमी फैसला क्या हो सकता है। तो सर, क्या खोया है, क्या पाया है इस सारे अमल के दौरान? देखिए, अमूमी तौर पे इस वक्त हमारी जो सियासत है वो बहुत तनाव का शिकार है और तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सियासत में एक हद तक तनाव तो चलता है क्योंकि आप अपोजिट फोर्सेस होते हैं और आप मुखालफों के साथ बहुत फ्रेंडली नहीं हो सकते, ना मुखालिफ सोच के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, लेकिन आपने दूसरे की राय का एहतराम करते हुए अपनी लिमिट के अंदर भी रहना होता है, जो कि हम छोड़ चुके हैं सारे। इस अमल में, अब इस सारे अमल के अंदर खान साहब पहले एडमेंट रहे कि जी मैं तो बिल्कुल इनसे बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। वो एक पूरी तारीख आप जानते हैं, मैं आपका वक्त नहीं जाया करता। जवाब में जब उन्होंने आके इस पर राजी हुए तो बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से बह चुका था और सारी बातें करा चुके थे अपनी जमात से, जिसके बाद हुकूमत के लिए भी उनके लिए आसानी पैदा करना मुश्किल हो गया, तो उनके लिए भी मुश्किल वक्त आ गया। अब फिर ये मुज़ाकराती अमल पे चले, खुदा खुदा करके एग्री हो गए, गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो गवर्नमेंट को दोनों तरफ ये एक हिचकिचाहट थी, ये डर था कि दूसरे फरीक जो है वो चीट कर जाएगा, वो भाग जाएगा। इस सोच के तहत अदम एतमाद की कैफियत थी, तो गवर्नमेंट ने कहा जी आप लिख के हमें दे दें। उन्होंने जब मुतालबे किए तो मुतालबे दो थे, एक कमीशन बनाया जाए, दूसरा हमारे बंदों को छोड़ा जाए। अब ये आखिरी मुतालबे नहीं थे। उसके बाद फिर क्या होना था कि पहले ये माने, फिर फिजा बनेगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आप अगले मुतालबे पे आके आप कहते हैं हम नहीं मानते, मुज़ाकरात तोड़ देते हैं और इसका रिलीफ आप ले लेते हैं। तो ये नहीं होता। मुज़ाकरात के अंदर शराइत नहीं हुआ करती, मुज़ाकरात के अंदर मुतालबे होते हैं, बिल्कुल इनका हक था। ये कहते कि कमीशन बनाओ, ये कहते कि हमारे बंदों को रिलीज करें, ये और भी जो मुतालबे का मेजर मुतालबा था, उसके ऊपर आपको ये फील हुआ? एक मिनट सर। तो इन्होंने जो इनका असल मुतालबा था उसकी तरफ तो अभी तक गए नहीं, ये साइडों पे बातें कर रहे हैं और उस पे आके अल्टीमेटली इनका इरादा होगा कि जब इसकी बारी आएगी ये सारा कुछ मनवा ले, उसके बाद फिर कहेंगे कि हमारा मैंडेट का इशू है। तो ये एक कम्प्लेक्स सी सूरत हाल है। इसका नेट रिजल्ट तो दोनों अतराफ जो है पाकिस्तान की सियासत को नुकसान है, लेकिन अब अमल यही है कि आप मुतालबात के साथ नहीं, यानी आप शराइत के साथ मुतालबा वो डायलॉग प्रोसेस ना करें, बल्कि आप खुले दिल के साथ दोनों अतराफ अपने अपने नुक्ता नजर में नरमी रख के मिडिल वे निकालने की बातें करें। ये जो हमारे यहाँ एक तस्वर आ गया कि मैंने दूसरे को चित करना है, मैंने उसको शिकस्त देनी है, ये मुज़ाकरात के अंदर नहीं होता। मुज़ाकरात में आप दूसरे को स्पेस देते हैं और स्पेस लेते हैं। ये रास्ता इख्तियार करके ही इसको कामयाब किया जा सकता है, और तो कोई रास्ता नहीं है। अच्छा कायरा साहब, कहीं आपको ये महसूस हुआ कि इमरान खान साहब पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उसकी क़यादत का दबाव था कि मुज़ाकरात किए जाए, फिर जहां खान साहब को थोड़ा सा लूज पॉइंट मिला वो मुज़ाकरात से निकल गए, ज़बरदस्ती मुज़ाकरात की तरफ आए थे कि ताकि सबको कह सकें कि देखो मैं तो मुज़ाकरात भी करता हूँ, आप मुझे फजूल में कहते हैं मैं मुज़ाकरात से भागता हूँ? तो आपकी आवाज रुक गई थी, दोबारा जरा रिपीट कर दीजिए सवाल। कायरा साहब, आपने कहीं महसूस किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का दबाव था अपने बानी के ऊपर कि आप मुज़ाकरात हमें करने दें ताकि हम लोग बातचीत से, अफ़ाम व तफ़हीम से रास्ता निकालें, और फिर जहां खान साहब को महसूस हुआ कि थोड़ा सा लूज पॉइंट आया वो मुज़ाकरात से खुद ही निकल गए क़यादत की बात सुने बगैर? देखिए, मैं तो इसके बारे में कोई हतमी बात तभी कह सकता हूँ कि या तो मैं खान साहब से मिला हूँ या मैं उनकी दूसरी क़यादत से मिला हूँ। तो मैं तो ऐसी
सूरत-ए-हाल में नहीं हूँ, लेकिन बज़ाहिर यूं नजर आता है कि उनके साथियों ने, खान साहब तो बड़े सख्त मिजाजी के साथ पॉलिटिक्स करने के कायल हैं और उनको कन्फ्रंटेशन हमेशा सूट करती है, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि सियासत के अंदर मुसलसल कन्फ्रंटेशन कभी तो आपको सपोर्ट करती है, लेकिन ज्यादा अरसे के लिए करते रहे तो फिर आपको नुकसान भी करती है। तो उनके साथियों ने ये बात समझ ली है और उन्होंने खान साहब के ऊपर जोर डाला होगा। तो वो पहले भी कई दफा ये मौका आया कि मुज़ाकरात शुरू हुए और फिर मुज़ाकरात का डेडलॉक भी खान साहब ने खुद ही कर दिया। जिस तरह 2023 में 6 मई को मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे और फिर उन्होंने यूनिलैटरली विड्रा करके तो मुज़ाकरात नाकाम बना दिए थे। तो ये भी कोई ऐसी सूरत हाल ही है, लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पे क्लैरिटी के साथ कुछ कहना मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा कायरा साहब, जुडिशल कमीशन का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, क्या आप समझते थे कि जो कमीशन बनाने की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुतालबे की सूरत में कर रही है वो मुमकिन था? एक ऐसी चीज़ के ऊपर कमीशन बनाना कि जो जिसमें बहुत से लोग सज़ा पा चुके हों या जिसके हवाले से हुकूमत कुछ ऐसा देने की पोजीशन में ना हो, तो क्या मुमकिन था इन मुतालबात के ऊपर अमल होना? मैंने तो अर्ज किया ना जी कि अगर आप शराइत रखें तो मुज़ाकरात नहीं चला करते। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि कमीशन बनाए तो आगे चलते हैं, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि शर्तों के साथ नहीं हो सकता। आप अपने एजेंडा आइटम दे सकते हैं, यही बातें आप अपने एजेंडे में डाल लें और गवर्नमेंट अपना एजेंडा लेके बैठे, दोनों पार्टीज अपने आमने सामने बैठ के फिर अपनी मजबूरियां का जो भी आपके नुक्ता नजर है अगलों को समझाएं। जब आप बैठ के बातें कर रहे थे ना, मेरा भी कई मुज़ाकरात के अंदर शामिल होने का मौका मिला, तो ये समझ आई कि वहां पहले बैठे हुए आप अपने अपने पॉइंट्स पर डटे होते हैं, लेकिन फिर वहां बैठ के एक दूसरे की मजबूरियां समझ के, एक दूसरे के मसाइल समझ के आप कोई मिडल वे निकालने की कोशिश में होते हैं। वो रास्ता अगर अडॉप्ट होगा तो ही काम चलेगा। ये अनफॉर्चुनेटली पीटीआई उस तरफ नहीं जा रही, नुकसान में रहेगी। सर, नुकसान हुकूमत का ज़्यादा है या तहरीक इंसाफ का ज़्यादा है अब जो भी मामला ख़त्म पे पहुंचा है? क्योंकि हुकूमतों को तो माहौल ऐसा बनाना होता है कि जिसमें वो गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दे सकें, आराम से काम कर सकें, तो फिर हुकूमत का भी तो एक बड़ा नुकसान हुआ ना। देखिए, हुकूमत का नुकसान, गवर्नमेंट तो चल रही है, गवर्नमेंट को तो कोई चीज़ रुक तो नहीं गई, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि बहरहाल इत्तेमाद साजी के लिए एक पीसफुल माहौल चाहिए। हमारे यहाँ वैसे भी पीसफुल तरीके से गवर्नमेंट चलने का रिवाज ही खत्म हो चुका है। पिछली कई हुकूमतें अगर हम देखते हैं तो वो आगाज से ना सही कुछ साल बाद से ही मसाइल का शिकार हो जाती है और उनके लिए रोज कोई ना कोई हंगामे, हड़तालें ये शुरू हो जाता है, चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं, अदालती प्रोसेस शुरू हो जाता है, कभी अदालत के दरमियान में आके चकना शुरू हो जाती है। तो ये तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन सियासी हिद्दत कमी होनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है, और इसके बगैर अपनी होती है। तो पीटीआई को भी ये देखने की जरूरत है, खाली हुकूमत को नहीं। हुकूमत को क्या होता है, जमातें देखें हुकूमतों में आती भी हैं, हुकूमतें नहीं भी रहती, क्या हो जाता है। देखना तो यह है कि क्या उसकी कास्ट मुल्क अदा करता है या जमात या हुकूमत में बैठे लोग। अपोजिशन को भी ये बात समझने की जरूरत है, कल वो हुकूमतें आज ये है, कल कोई और होगा, लेकिन अगर मुल्क का नुकसान होगा तो फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा ना। हम सिर्फ अपनी नैरो पॉलिटिक्स में जाने के लिए ये नुकसान करना शुरू कर दें, ये मुनासिब नहीं है। दोनों तरफों को इस बात का इदराक होना चाहिए और उनको रास्ते निकालने चाहिए। सर, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अभी आपने अदालत का तस्करा भी किया, अब अदालत में तहरीक इंसाफ केस लेकर पहुंच भी गई है। अदालत में पहले ही एक रिफ्ट नज़र आती है, फिर बिलावल भुट्टो साहब का बयान बड़ा अहम था कि अदालत इसको ख़त्म नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट का ही काम है, अदालत सोचे भी ना ये काम करने का। तो क्या सूरत हाल सर आने वाले दिनों में देख रहे हैं 26वीं तरमीम के ऊपर? क्या कुछ अदालत कर सकती है, क्या कुछ हो सकता है? क्या अदालत इख्तियारात से तजावुज़ करेगी अगर इसके ऊपर कोई हुक्म देती है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की गर्दन पे उंगली रख ली और कहा कि हम तो 18वीं तरमीम जो कि कंसेंसस डॉक्यूमेंट था उसको खत्म कर देंगे, और फिर 19वीं तरमीम करा के अपनी मर्जी के अमेंडमेंट करा ली और सब ठीक हो गया। ये भी मुल्क ने देखा है, हमारी तारीख का हिस्सा है। लिहाजा अदालत का तो ये काम नहीं है जी, पार्लियामान का काम है। अदालत के पास अगर कोई कानून आता है जो कि आइन से मुतसादम है तो फिर अदालत ने देखना है, और वो चैलेंज होके आता है तो अदालत ने देखना है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर वो चैलेंज होके अदालत के पास नहीं आता तो फिर अदालत को कानून साजी और खास तौर पे आइन
इसके अंदर तो बिल्कुल अदालत का कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि अगर इसमें कोई सुकम है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो अल्टीमेटली पार्लियामान के अंदर ही जब कोई दूसरी जमात आएगी वो आके उसको एड्रेस कर लेगी। ये कैसे मुमकिन है कि दोनों ऐवानों के बनाए हुए 2/3 मेजॉरिटी के कानून को 4 जजेस, 6 जजेस, 10 जजेस बैठ के कहें कि नहीं ये गलत है? ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता भाई। तो बिल्कुल उसके ऊपर अदालत का इख्तियार नहीं है, ना होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि ये रवायत बन गई है, इस हवाले से यदि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके हवाले से देखना है, इंसानी हकूक के हवाले से देखना है कि जी ये ठीक भी है कि नहीं, फलाना भाई वहां बैठे हुए क्या कानूनदान 2/3 अक्सरियत से वो इस काबिल नहीं है कि जजेस ज्यादा बेहतर हैं? कल सुप्रीम कोर्ट को अगर पार्लियामान या हुकूमत ये कहे कि जी आप बैठ के अपने जो रूल्स बनाते हैं ये आप तो नहीं बेहतर बना सकते, हम बनाएंगे, क्योंकि आप इतने बेहतर नहीं बना सकते, आपको समझ नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है अपने स्फीयर में काम करने की जरूरत है। सर, सुप्रीम कोर्ट में एक हमें तकसीम नजर आती है। आज भी एक खत आया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, फिर एक मुस्तकिल नज़र आता है कि एक रिफ्ट थोड़ी सी कम हुई थी काजी साहब के जाने के बाद, महसूस हुआ था कि कम हो गई, अब दोबारा से जो है वो कुछ जो है वो आपस में रिफ्ट एक नज़र आ रही है। आप अगर इसको मजमूई तौर पे आता करें तो जिम्मेदार किसको समझते हैं? कहाँ से ये बीज बोया गया कि जो आज हमें बार बार ऐसा जहरीला फल दे रहा है? देखिए, डिवाइडेड ओपिनियन होना और बात है। जज और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो होते हैं वो जिस लेवल के लोग होते हैं, जिस लेवल के होने चाहिए, और जो उनका उम्र का और तजर्बे का लेवल होना चाहिए, वहां तो इख्तलाफ राय होना चाहिए, होता है जो होती है जजमेंट्स में। लेकिन ताल्लुकात में इस तरह नहीं होता कि आप दूसरे से हाथ ना मिलाएं, आप दूसरे के साथ, जो एक इंसानी रवैया है, एक गुड ह्यूमन बिहेवियर है, अगर आप वो भी अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप जजेस कहाँ से, आप सियासतदान कहाँ से? ये तो बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा, और ये बहुत अरसे से है। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये बहुत बढ़ गया था। उनके दौर में एक दफा दबाव आ गया कि सारे जजेस जो है वो चीफ जस्टिस के आगे बेबस हो गए, और दूसरी तरफ उसके बाद ग्रेजुअली ये चला कि काजी साहब ने खत लिखने शुरू किए और अब मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखने शुरू कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जजेस को ज्यादा बेहतर, और ये जो मीडिया के जरिए अदालत का अंदर होने वाला जो फैसला है वो बाद में आता है, लेकिन अदालत की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मीडिया को देख के गुफ्तगू की जाती है, सवाल किए जाते हैं, टिकर्स चलते हैं और उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। तो ये अदालत का जो माहौल बन गया है, इसके ऊपर अदलिया को खुद देखने की जरूरत है। ये बहुत नुकसानदेह। सर, क्या सियासी केसेस के जो फैसले हैं मुख्तलिफ जो आए, कभी मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, कभी उससे पहले निशान वापस लेने या देने का फैसला हो, या उससे पहले एक चीफ जस्टिस साहब थे जो शेख रशीद साहब की मुहिम चलाते हुए पाए गए थे, ये जो सियासी मामलात में मुदाखलत है, क्या ये अदलिया के वकार को और अदलिया की साख को मजरू कर रही है? देखिए, अदलिया ने अपने कंडक्ट से अपना एहतराम कराना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून के जरिए नहीं। सो अदलिया का कंडक्ट इस वक्त कई सालों से वो तनाज़े का शिकार है, और इसमें सबका कसूर सिर्फ अदलिया का नहीं है, लेकिन अदलिया बेकसूर भी नहीं है। लिहाजा हमें देखना चाहिए कि जजेस कैसे बनते हैं, जजेस किस तरह कंडक्ट करते हैं, और जिस तरह सोसाइटी के अंदर बाकी सारी सोसाइटी में डिटेरियोरेशन हुई है, इसी तरह अदालती निज़ाम में भी हो गई है। सियासतदानों को सियासी निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और अदालतों को अदालती निज़ाम को, जजेस को अपने अदालती निज़ाम को दुरुस्त करने की, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी ये बात बेहतर बन सकेगी, वरना एक दूसरे के ऊपर हावी होना, ये जब बेसिक लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी है, और सिर्फ पार हंगरी होने की बुनियाद पे हम एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। हुकूमतें अदालतों को ओवर पावर करना चाहती हैं, अदालतें हुकूमतों को नीचा दिखाना चाहती हैं। तो ये जो टकराव की कैफियत है, कभी गर्म हो जाता है, कभी नरम हो जाता है, लेकिन टकराव जारी रहता है। इससे नुकसान हो रहा है। जजेस के अंदर भी बहुत बड़ी डिवीजन आ चुकी है, उसको दूर करना, ये अगर फाजिल जज साहबान 10, 12, 15 बंदे बैठ के, सीनियर मोस्ट ज़हीन तरीन लोग इस मुल्क के, जिनसे तवक्को की जाती है कि वो बहुत टॉलरेंस वाले होंगे, अगर वो बैठ के अपने मामला हल नहीं कर सकते, और उनको भी अपनी जो मैसेजिंग है वो मीडिया के जरिए करनी पड़ती है, खतो किताबत के जरिए करनी पड़ती है, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और मुल्क की क्या हो सकती है जी। सर, एक आखिरी चीज़ पे सर और रोशन डाल दीजिएगा। सीईसी का इजलास था पीपल्स पार्टी की, हमारे पास जो टिकट्स आते रहे, जाहिर है कि वो ज़राए से आ रहे थे कि जी पंजाब में नून लीग के कंडक्ट के हवाले से रहनुमा बड़े नाराज़ थे। सर, क्या गुफ्तगू हुई? अगर कुछ ऑन रिकॉर्ड आप बता ना सकें।
देखिए, नाराज तो थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और पंजाब में ज्यादा नहीं हो रहा, तो उस पर ज्यादा तकलीफ थी और इज़हार भी था। लेकिन उसका शिकवा था और ये मुतालिबा था कि जी आप तजवीज़ थी कि आप जो हमारे साथ तयशुदा इशूज़ हैं उनको चलाएं, उनको असूल के मुताबिक चलाएं, आप वक्त गेन ना करें। मुस्लिम लीग से ये मुतालिबा था, ना उसमें कोई धमकी थी ना उसमें कोई रिक्वेस्ट थी, बल्कि एक सजेशन थी। और मेरा ख्याल है यही बेहतर तरीका है, क्योंकि हम हुकूमत के सपोर्टर हैं, इत्तेहादी नहीं है, यानी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। लिहाजा उनको हमें अपने इस एहसास से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपोजिशन भी नहीं है और हुकूमत भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी अपने किए हुए वादे पूरे करने चाहिए। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अदालतों में क्या हो रहा है ज़रा कुछ जायज़ा लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साकिब बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, और साथ साथ में जहाज़ेब अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है। मुद्दा यही है कि मामला वहीं अटका हुआ है कि जहां पर पहले था। हमें ऐसा महसूस हुआ था कि काजी फायद ईसा साहब की रुखसती के बाद शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जंग बंदी का एक माहौल हो जाए, कोई जजेस के दरमियान जो एक रस्सा कशी है, एक गैप नज़र आता है जिसमें खतूत जो है वो एक बड़ा किरदार अदा करते हैं, शायद उसमें कोई कमी आ जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अब हम देख रहे हैं कि एक तौहीन अदालत का केस चल रहा है और जिसके बाद एक ख़त भी सामने आया है। साकिब भाई ज़रा आप भी फरमाइएगा, ताज़ा तरीन ख़त के तनाजुर में ये रस्सा कशी जो है वो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? क्या हालिया दौर में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि आपस में जो एक साथ मिलकर बैठे थे? मुझे याद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ तजावीज़ दी थी अदालत की बेहतरी के लिए, वो सारी भी हमने देखा, बड़ी हारमनी थी, एक बड़ी खूबसूरत अंदाज से एक आगाज़ हुआ था जस्टिस याया आफरीदी का, लेकिन अब महसूस होता है कि दोबारा से कुछ तलखियाँ दिखाई दे रही हैं। एक तो जो मेरे ख्याल में जो बुनियादी तौर पर इसकी जो वजह है वो हमें समझने की ज़रूरत है। 26वीं आईनी तरमीम जब आई तो उसके बेनिफिशरी चीफ जस्टिस याया आफरीदी थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच बन गया, तो उसके बाद से लेकर 191A जिस पे बुनियादी तौर पर जो झगड़ा शुरू हुआ, मामला शुरू हुआ, उसके बाद खत्तो किताबत शुरू हो गई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा तलखी है, जजेस के दरमियान जो है वो तलखी नज़र आ रही है। तो उसमें बुनियादी जो पॉइंट है वो 26वीं तरमीम मैं उसको समझता हूँ ज़ाती तौर पर। उसकी वजह ये है कि 26वीं तरमीम के खिलाफ देखिए दरखास्तें 26वीं तरमीम 21 अक्टूबर को आई, उसके खिलाफ ढेरों दरखास्तें आ गई, दरखास्तें फिक्स नहीं हो रही थी। अब की बार जो 27 जनवरी मतलब परसों जो सुनी जा रही हैं वो भी जब ये मामला 191A और इस तरह का जो चीज़ें शुरू हो गई कि हम देखेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि कैसे आप इख्तियारात जब वो वापस लिए जा सकते हैं किसी बेंच से, तो इस मामले के बाद जाकर इन्होंने फिक्स किए हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम इस सारे मामले का हल है, सारी चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं, हो जाएंगी। अभी भी जो खतूत लिखे गए हैं या आज जो खत लिखा गया है उस खत में इंटरनली जो रिफ्ट नजर आ रही है, जिस सारा कुछ इसका हल 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुनी जाए और फुल कोर्ट सुने। ये जो 8 मेंबर बेंच बैठेगा पीर को, एक जो है वो आईनी बेंच बैठेगा, ये आईनी बेंच खुद बेनिफिशरी है, खुद जो है वो इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये बेंच अपनी जुडिशियल साइड पे जुडिशियल ऑर्डर के जरिए कह सकता है कि फुल कोर्ट केस सुने और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बैठे। तो मैं इसको लिमिट नहीं कर रहा कि ये जो पिछले 7 दिनों में हमने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में, मैं इसको खोल इसलिए रहा हूं कि इसका हल वही है। वो चीजें अगर अपनी स्मूथली चल पड़ेंगी, मतलब फॉर एग्जांपल जो आईनी बेंच है वो कह देता है कि फुल कोर्ट की तरफ जो है वो मामला जाए, और फुल कोर्ट अब उसको किस तरह बनाना है, टेक्निकली देखना है कि कमीशन पूरी सुप्रीम कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर करे या ये जो आईनी बेंच है खुद जो है वो जुडिशियल ऑर्डर करे कि फुल कोर्ट इसको सुनेगी। तो वो जो भी रास्ता निकलना है, लेकिन रास्ता वही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बाकी ये है कि ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो है वो बेनिफिशरी भी हों और आप उस केस को लगा भी ना रहे हों। एक जो सिविल जज के सामने भी ये सवाल चला जाए ना, सिविल जज के सामने, कि आप जिस केस को सुनने जा रहे हैं इसकी काज ऑफ एक्शन जो होगा उसके नफे नुकसान के आप पे भी आएगा, तो वो सिविल जज भी केस जो है वो आगे सेशन जज को भेजता है, यार लगा दें किसी और बेंच में। लेकिन साकिब भाई ये रिवायत तो बहुत पहले नहीं खत्म हो गई थी कि जब जजेस ने जबरदस्ती इसरार किया था कि हम ख्याल बेंच वही जो है वो उन केसेस को सुनेगा जिनको वो सुनना चाहता है। तो ये जो सिविल जज की आज आप मिसाल दे रहे हैं, हमने हाई कोर्ट्स के अंदर भी देखा है। मेरे 1-2 केसेस और भी थे जिसमें मैंने देखा कि मैं बल्कि आपको मिसाल उसकी दे देता हूँ कि जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब के सामने हमारा एक केस लगा था और वकील जो थे हमारे वो फारूक एच नाइक साहब के चैम्बर से थे।
तो शफी सिद्दीकी साहब ने ये वो केस इसलिए नहीं सुना था, हालांकि हमारे टीवी का एक केस था, वो इसलिए नहीं सुना था कि उन्होंने कहा कि मैं फारूक नाइक साहब के चैम्बर में काम करता रहूँ और आप उसी चैम्बर से हैं, लिहाजा मैं ये केस नहीं सुनूंगा। हमने ये मिसालें भी देखी और दोनों ही मामला जो है बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, अब तो शफी सिद्दीकी साहब जो है वो भी तरक्की कर गए। तो सर ये तो मिसालें थी, ये तो रिवायात थी, लेकिन इन रिवायात का खात्मा बहुत पहले नहीं हो चुका था? नहीं, बहुत पहले रवायात का खात्मा जो है वो हुआ, लेकिन मसला फिर वही है ना कि जब 26वीं आईनी तरमीम आई तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन तो आ गई ना। जाजेब अब्बासी साहब इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अगर 17 जज हैं तो उसमें मुझे तो ज़ाती तौर पर मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर समझता हूँ उसमें से 8 को एक सुपीरियर क्लास तस्वर किया जाता है और बाकी जो है उनको एक डिफरेंट जो क्लास तस्वर किया जाता है। तो ये जो क्लास का फर्क है ये किसको फायदा दे रहा है? एग्जेक्टिव को। और जो एग्जेक्टिव मुकन्नना और जो अदलिया के दरमियान एक 3 पिलर्स थे, उनके दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम वाला मामला था, ये नहीं हो सकता कि जो एग्जेक्टिव है वो अदलिया को एक मातहत इदारा बना ले। मैं जाती मेरी राय इस पे 26वीं आईनी तरमीम पे ये है कि अदलिया को जाती या मातहत इदारा बनाने की कोशिश हो रही है और वो बड़ी खौफनाक है। 12 जज सिंध हाई कोर्ट में परसों जो तैनात हुए हैं जुडिशल कमीशन में, वो आप पूछ लें जाजेब अब्बासी साहब से। मैंने ट्वीट देखा है, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब का ट्वीट देखा है मैंने, और वो ट्वीट पूरी कहानी बता रहा है कि वहां पर पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई। ये उनका ट्वीट जो था। मैं साकिब भाई आपकी तरफ दोबारा आता हूं क्योंकि ये एक बड़ी नाजुक सी बहस है कि 26वीं आईनी तरमीम, बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बेनिफिशरी, इन तमाम चीज़ों को मिला के अगर हम पढ़ें, मैं आपके पास सवाल बल्कि छोड़ के जा रहा हूँ, तो पीपल्स पार्टी, अभी मेरे साथ आपसे कुछ देर पहले कमर जमान कायरा साहब थे, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कोर्ट के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस तरह का कोई केस सुने, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है और पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो वजूद में आई है। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, ज़रा जाजेब साहब से मैं कुछ थोड़ा सा इस पर हलवाएँ कर लूँ। जाजेब भाई, ये जो रिफ्ट है, आप जो चूँकि साकिब बशीर साहब गो के कोर्ट रिपोर्टर है लेकिन हाई कोर्ट्स में ज़्यादा होते हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट सर कवर कर रहे हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि फिर एक नए दौर का आगाज़ हो गया रस्सा कशी के? क्या हम वापस उसी दौर में चले गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकसीम थी और ये साकिब निसार साहब के दौर से शुरू हुआ और उसके बाद रफ्ता रफ्ता हमने देखा कि हर किसी ने उस तकसीम के अंदर जो है वो हिस्सा डाला? ये बात तो दुरुस्त है कि अदलिया के अंदर जो इख्तिलाफात तो मौजूद है। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से हम कोर्ट रिपोर्टर्स की एक मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात में भी मैंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से ये सवाल किया था कि इस वक्त जो विद इन द जुडिशरी इख्तिलाफात की सी सूरत हाल है, आप इसको कैसा देख रहे हैं? इसको कम करने के लिए क्या इक़दामात या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? तो इस पे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने यह ज़रूर कहा था कि 3-4 साल पहले वाली जो सूरत हाल थी वो इस वक्त नहीं है, लेकिन हमें टाइम दें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट में केस चला और फिर उसके बाद वो इख्तिलाफात हमें ज़्यादा देखने को मिले। इतलात यही है कि विद इन द जुडिशरी इन इख्तिलाफात को कम करने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। जहाँ तक सवाल 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक का है, साकिब साहब ने इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात की। 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया है। ये तरमीम दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, जुडिशल साइड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसको देख तो सकती है, लेकिन मुझे कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए या मैंने जो केस लॉ पढ़ा है, मैंने कभी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया हो। इवन अगर कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अपना व्यू भी रहा है। जैसे नायब तरमीम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई, कोई आईनी तरमीम नहीं थी। उस पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुल के ये बात कही कि अदालतों को हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि कानून को महफूज किया जाए, उसको स्ट्राइक डाउन ना किया जाए। जहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम से इनको फ़ायदा हुआ है या जो आईनी बेंचेस जो हैं उनको वो भी इसी 26वीं तरमीम के फ़ायदे से बने हैं या बेनिफिशरी हैं, तो दूसरी जानिब इसके मुतासरीन भी हैं, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जजेस के इख्तियारात के हवाले से जब केस की समाअत होती है
तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कोर्ट में जो कस्टम एक्ट के हवाले से केस था, उसमें दीवान मोटर्स की तरफ से बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब पेश हुए। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने जाती हैसियत में 26वीं आईनी तरमीम को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आमतौर के ऊपर वकला किसी भी पार्टी की तरफ से आते हैं तो एतराज़ नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई वकील इन पर्सन जाती हैसियत में पिटीशन फाइल कर दे तो उसके ऊपर बहरहाल जो है वो सवाल उठाए जाते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे ये मामला है, वहीं पे इस केस की प्रोसीडिंग के लिए जो प्रोसेस एडॉप्ट किया गया उसके ऊपर भी कानूनी टीम की जानिब से खासे एतराज़ात उठाए गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जुडिशल ऑर्डर को एक कमेटी के फैसले से जो है वो इस तरह से तब्दील नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि एक कस्टम एक्ट के केस में क्या सुप्रीम कोर्ट वो मामला टेकअप कर सकती थी जो पहले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बेंच ने बहुत सारे केसेस आईनी बेंच को इसलिए भेजे कि अब 26वीं तरमीम के पास हमारे सामने ये इख्तियार नहीं है, अब ये केस हम ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक केस में एक सवाल आया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, हम इस सवाल को खुद इसका जायजा लेंगे आर्टिकल 191A के तहत कि आप रेगुलर बेंच के इख्तियारात को महदूद कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद शोकाज नोटिस की प्रोसीडिंग में जिस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए उसके ऊपर भी एतराज किया गया कि क्रिमिनल ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का जो इख्तियार समात है वो महदूद होता है, सुप्रीम कोर्ट इन क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जा सकती। फिर उसके बाद प्रोसीडिंग ऐसी भी हुई जो बगैर कर्ज लिस्ट के जारी कर दी गई। फिर उसके बाद जब ये फैसला महफूज हुआ और 6 जजेस पर मुश्तमिल इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बेंच बन गया, तो उस प्रोसेस में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने खत में कहा कि मैंने तजवीज़ दी कि 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। तो ये वो सारी चीज़ें 26वीं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर जो हमें नज़र आ रही हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस 26वीं तरमीम के तहत ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने। अब 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समात के लिए मुकर्रर है, प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। आईनी बेंच जब मिलिट्री कोर्ट्स केस के ऊपर समात कर रहा था तो इस केस की समात के दौरान आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये बात कही थी कि हम जनवरी के मिड में जाके कोशिश करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जो हैं उनको समात के लिए मुकर्रर कर दें। और फिर इस केस को अब समात के लिए मुकर्रर किया गया है। तो अब अदालत ने डिसाइड करना है 26वीं आईनी तरमीम को तमाम फ्रीकैन को सुनेगी और फिर लेट्स सी इस पे क्या फैसला होता है। ठीक हो गया, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने टाइमलाइन बयान की है, लेकिन साकिब साहब मैं सवाल आपके पास छोड़कर गया था कि जो पीपल्स पार्टी की जानिब से उठाया गया है, ब्रेक के बाद जरा उसका जायजा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साकिब बशीर साहब, सवाल सर आपके पास छोड़कर गया था कि पीपल्स पार्टी खासतौर पर बिलावल भुट्टो साहब ये समझते हैं कि अदालत का ये इख्तियार नहीं है कि आईनी तरमीम के हवाले से किसी फैसले की तरफ जाए या कोई जो है वो अपील सुनवाई की तरफ भी जाए। बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने कहा कि यह अदालत का काम नहीं है। फिर इसकी जो हम पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से तायीद भी देखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का ये स्टांस उस तमाम सिनेरियो को देख करके जो पाकिस्तान की अदालतों में रवायात की सूरत में मौजूद है, कितना दुरुस्त है? अच्छा, एक तो बड़ा बुनियादी सा नुक्ता है, उसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप 1973 का जो मुत्तफ़िका आइन था उसके बुनियादी ढांचे को अगर पार्लियामान जो है वो तब्दील करेगी, जो तब्दील नहीं किया जा सकता, अगर वो आप तब्दील करेंगे बुनियादी ढांचे को, तो उसको सुप्रीम कोर्ट देख सकती है और सुप्रीम कोर्ट उस तनाजुर में इसको देखेगी। और जो 26वीं आईनी तरमीम ये मंजूर हुई है, इस पूरी तरमीम को तो किसी सूरत भी वो स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे। इसका जायजा इस लिहाज से लेना है कि कहीं पे वो जो बुनियादी ढांचा है उस पे तो असर नहीं आया। जो मैंने पहले बात की थी कि बुनियादी ढांचे से मुराद वही है जो हमें सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज नजर आ रही है कि वो जो अदलिया को कंट्रोल करने का एक एग्जेक्टिव ने जरिया बनाया है। जिस तरह बाकी इदारों में एग्जेक्टिव का एक कंट्रोल होता है, इसी तरह अदलिया को कंट्रोल करने का, अदलिया एक मातहत इदारा नहीं है हुकूमत का। इस नुक्ते और इस पॉइंट को जो है वो डिटरमिन करना है, देखना है सुप्रीम कोर्ट ने कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदलिया को एक जो वो उस तरह का इदारा जो बना दिया गया है। और इसके अलावा तो साकिब भाई उसके लिए क्या होगा? ये जो नोक पलक संवारने का एक मामला जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो ये कुछ हिस्से को जो है वो स्ट्राइक डाउन करेगी, कुछ हिस्से को तरमीम करेगी, या पार्लियामेंट को दोबारा भेजेगी कि जो आप इसको देखें? क्या आपको नजर आ रहा है फ्यूचर में?
ज्यादा इसमें बहुत जो ज्यादा चांस हैं वो यही होते हैं कि वो पार्लियामेंट को दोबारा भेजें कि इस पॉइंट को आप देखें, ये जो चीजें हैं ये दुरुस्त नहीं है। और इससे जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे जो एग्जेक्टिव है वो सारा कुछ जो है वो अपने मातहत करने जा रही है, और अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है, अब जो इंडिपेंडेंस है वो बुनियादी ढांचा है, उस इंडिपेंडेंस को अगर आप छेड़ेंगे तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी। इंडिपेंडेंस हम भी अब देख सकते हैं कि क्या इंडिपेंडेंस को छेड़ा गया है या नहीं छेड़ा गया, तो इसका जवाब तो ये है ना कि छेड़ा गया है। तो जब छेड़ा गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी, और उसमें जो ऑप्शंस आपने लिए हैं उसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन उमूमी तौर पर हमने माजी में भी देखा है, वो भेज देते हैं पार्लियामान को कि आप इसको इस पॉइंट को दोबारा देखें। और दूसरी जरूरत फिर ये है कि उन पॉइंट्स की हद तक वो उसको स्ट्राइक डाउन कर रहे, और बाकी चीजें मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन और पॉइंट या सूरत हाल जो मुझे नजर आती है वो यही हो सकती है और यही होगी कि ताकि पार्लियामान का भी तकद्दुस और वकार बरकरार रहे। पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है या उसके हवाले से जो बात करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो तो कोई दो राय नहीं है उसमें, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर उसको इस्तेमाल करेंगी, एक मिसयूज करेंगी, तो वो भी तो एक क्वेश्चन है ना। इंटेंट को अगरचे इंटेंट को नहीं देखा जाता, इंटेंट तो चले जो पार्लियामान है जो भी उसकी इंटेंट थी वो अलग बात है, देखा इसको स्ट्रक्चर को ही जाना है कि आपने बुनियादी ढांचे को तो तब्दील नहीं कर दिया। जाज़िब साहब, सर आप क्या कहते हैं कि अदालत क्या इब्तिदा यहाँ से करेगी कि ये उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है कि वो इस केस को सुने कि जहाँ पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चैलेंज होने की तरफ जा रहा है, या आपको लगता है कि अदालत आगे के मामला, जैसा साकिब बशीर साहब कह रहे हैं कि जो पार्ट्स ऐसे होंगे कि जिसके ऊपर उनको एतराज़ होगा, जिससे अदालत की खुद मुख्तारी मुतासर हुई है, उनको जो है वो तरमीम की तरफ दोबारा जो है वो भेजा जाएगा पार्लियामेंट को? क्या इसमें ज़्यादा चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं? साकिब बशीर साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू की पावर, और ये 21वीं आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि हम आईनी तरमीम को देख सकते हैं, उसका जायज़ा ले सकते हैं। गो के डाइसेंट व्यू में कुछ जजेस जैसे ऐसे थे जिनकी तरफ से ये राय दी गई कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईनी तरमीम को देख भी नहीं सकती, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी व्यू ही प्रिवेल करता है तो अक्सरियत ने जो 8 इसका अक्सरियती फैसला था उसमें ये कहा गया था कि हम आईनी तरमीम का जायजा जरूर ले सकते हैं ऑन द टचस्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जहां तक ये बात है कि क्या पार्लियामेंट को ये मामला भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता, तो अगर पार्लियामेंट को ये मामला पहली बात तो ये है कि शायद नहीं भेजा जाएगा, और अगर भेज भी दिया गया तो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती। इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट की सर, लेकिन 18वीं तरमीम के मामले में तो हमने देखा था ना कि 19वीं तरमीम के लिए जो है वो आज भी सियासतदान कहते हैं कि हमारे गले पे पाँव रख के कहा गया कि आप इसको 19वीं तरमीम करें वरना हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे। देखें, वो तो फिर सियासतदान कॉम्प्रोमाइज हुए थे ना जी, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में। वो एक पूरी उसकी हिस्ट्री है, वो बड़ा ही एक दिलचस्प पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस केस में इस रुकावट को पहले जिन वकला ने चैलेंज की हुई है इस तरमीम को, उसको ये अबूर करना पड़ेगा कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरखास्तें मेंटेनेबल कैसे हैं, काबिल समात कैसे हैं। तो इसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है उसके ऊपर बात की जाएगी। तो अगर अदालत कन्विंस हुई, अगर अदालत इस नुक्ते के ऊपर मुतमईन हुई कि हाँ ये दरखास्तें काबिल समात हैं, तो फिर उसके बाद ये मामला आगे चलेगा, इसके ऊपर प्रोसीडिंग होगी। जाज़िब भाई लाइव दिखाएंगे इसको? अब दरखास्त तो है, दरखास्त गुजारों की जानिब से ये दी गई है कि न सिर्फ फुल कोड बनाया जाए बल्कि इसकी प्रोसीडिंग को बराह रास्त भी दिखाया जाए। मैं आप दोनों से एक सवाल जरा क्विकली करना चाह रहा हूं, अगर जो है वो इख्तिताम क्योंकि हमने करना है। साकिब भाई आप भी जरा क्विकली इसका बता दीजिएगा, फिर जाज़िब साहब आप भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से 18वीं तरमीम के मामले में हमने देखा कि 19वीं तरमीम के लिए मजबूर किया गया पार्लियामेंट को, जिस तरह से सियासतदान आज कहते फिरते हैं, जाज़िब साहब कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं था कि उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी। तो आज की मुनक़सिम अदालत जो है वो उतनी ताकतवर नहीं है जिस तरह से उस वक्त अदालत थी। तो आज आपको लगता है कि इतनी ताकत रखती है ये अदालत कि वो इतनी यकजहती के साथ पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है कि आप एक और तरमीम करें जिसको 27वीं तरमीम का नाम दिया जाए? साकिब भाई
इसमें जो ताकत तो डेफिनेटली नहीं है, उस किस्म की ताकत नहीं है, लेकिन फिर बहरान पैदा हो जाएगा ना। डायरेक्टली तो डायरेक्शन नहीं देंगे। अदालतों का जो तरीकाकार उमूमी तौर पर मैंने देखा है कि वो डायरेक्शन नहीं देते होते। वो कहते हैं कि हम तवक्को करते हैं कि ये करेंगे, मतलब डायरेक्शन नहीं है लेकिन डायरेक्शन है भी। और वो अगले भी कहते हैं कि हमें तो डायरेक्शन नहीं थी, हम इंटरनली इसको सोच कर जो है वो देखेंगे कि इसको कैसे आगे। मतलब एक बहरानी कैफियत से निकलने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट जो है, फुल कोर्ट अगर इस पे एग्री हो गई कि नहीं ये पॉइंट्स हैं, ये उनको देखने चाहिए और डायरेक्शन ना हो और वो देख लें और वो ना देखें तो फिर बहरानी कैफियत होगी। तो फिर मेरे ख्याल में हो सकता है कि उस वक्त का सिनेरियो कुछ थोड़ी सी तब्दीली भी हो और वो ये समझें कि ठीक है इसमें कुछ पूरी स्ट्राइक डाउन नहीं की गई, कुछ चीजें हैं हम इनको देख लें। ठीक है चांद भाई, आप क्या कहते हैं सर, अदालत में इतनी ताकत है उस जमाने जैसी जब 19वीं तरमीम आ गई थी? देखिए कुछ भी इसके ऊपर आप अगर यूं कहें कि गैस ना हम कर सकते हैं, लेकिन पहली बात जो बुनियादी पॉइंट इसका यही है कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरखास्तें काबिल समाअत हैं और जो आइन का बेसिक स्ट्रक्चर है ये उसके अगेंस्ट है। और फिर उसके बाद प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी और उस प्रोसीडिंग में बहुत कुछ अभी बाकी है, काफ़ी मराहिल बाकी हैं, तो मेरे ख्याल में इस पे फौरी तौर पे कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई बहुत शुक्रिया जहांगीर अब्बासी साहब, साकिब बशीर साहब सर, आपके वक्त का नाज़रीन प्रोग्राम ख़त्म की तरफ जाता है, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।